चलो अब आज हम पढ़ेंगे विक्रांत के बारे में। एक बार मुझे बता दो मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। सब हैंड रेज कर दो, गुड वॉइस क्लियर है मेरी। ठीक है चलो। तो विक्रांत मैं जैसे तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं महारस वगैरह करके पढ़ा रहा था। जो भी हम रस द्रव्य पढ़ेंगे उसको अपने वर्ग में पढ़ते चलेंगे जाएंगे। जैसे महारस वर्ग में 8 द्रव्य आते हैं: अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्री, सस्यक और रसक। ये हमारे जो 8 द्रव्य हैं इनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस में हमने अभ्रक पढ़ा था, आज हम कर रहे हैं विक्रांत के बारे में। तो विक्रांत जो है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ है, वर्ग में कौन से वर्ग में आता है? महारस में भी आता है और ये उपरत्न वर्ग में भी आता है, दोनों में रखा गया है इसको। ठीक है। तो महारस में अगर तुम देखो अभ्रक विक्रांत, तो सेकंड नंबर पे ही हमारा विक्रांत है अभ्रक के बाद। तो महारस में भी आता है और जो हमारा उपरत्न वर्ग है उसमें भी अभ्रक को हम रखते हैं, विक्रांत को रखते हैं, सॉरी। ठीक है। अब विक्रांत को संस्कृत में विक्रांत के नाम से जाना जाता है, हिंदी में भी विक्रांत के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में से टॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एमसीक्यू कि टॉर्मेलिन किसका इंग्लिश नेम है, तो याद कर लेना विक्रांत का जो इंग्लिश नेम है वो है टॉर्मेलिन। अब इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी जितने भी रस द्रव्य के ग्रंथ हैं या रस ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख महारस और उपरत्न वर्ग में है। जितने भी हमारे रस रत्न समुच्चय है या कोई भी अदर हमारे जो रस ग्रंथ हैं उसमें विक्रांत का जो वर्णन है वो या तो महारस में किया गया है या उपरत्न वर्ग में इसको किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पुराणों में किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। जो दुर्गा देवी के त्रिशूल से जब क्या हुआ, दिव्यराज महिषासुर का वध किया गया, तो तब उसके रक्त की बूंद जहां जहां गिरी वहां वहां विक्रांत की उत्पत्ति हुई। तो सिंपल ये है कि जब दुर्गा देवी जी ने क्या किया, देवराज महिषासुर का जब वध किया था, महिषासुर को जब मारा था, तो उस टाइम पे जो महिषासुर की जहां जहां पे भी रक्त की बूंदें गिरी थी जमीन पर, तो वहां वहां पे क्या बना, विक्रांत बना। ये इसका एक पौराणिक इतिहास है। ठीक है। अब विक्रांत की अगर निरुक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे निरुक्ति क्या कही है, विक्रियंती लोहानानी लोहानी तेनम विक्रांतक सहमृतम। मतलब क्या कहा गया है, जो लोह आदि धातुओं को काटने में प्रयोग हो। तो जो विक्रांत है हमारा महारस, ये लोहे वगैरह को काटता है, इतना ज्यादा शार्प होता है कि ठीक है, इसको लोहे वगैरह को काटने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विक्रांत पड़ा। तो इसकी जो निरुक्ति है वो क्या है, विक्रियंती लोहानी तेन विक्रांत का समृता। तो यहाँ पे क्या है, जो लोह आदि धातुओं को काटने में प्रयोग किया जाता है वो है हमारा विक्रांत। अब नदी के तट के आसपास उपलब्ध होने के कारण इसे विक्रांत कहा जाता है। तो जब इसकी जो अगर प्राप्ति होती है तो वो कहाँ मिलता है, हमारा जो नदी है, बड़े समुद्र वगैरह है, तो तट पे मिलता है। मतलब जो हमारा शोर्स होता है वहां पे देखने को इसे हमारा उत्पत्ति इसकी बताई है। ठीक है। अब विक्रांत का स्वरूप, तो विक्रांत का स्वरूप क्या है, देखो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जैसे MGGAU हमारी जो यूनिवर्सिटी है महायोगी गुरु गोरखनाथ, उसमें आया था। ठीक है। तो 8 किनारे वाला होता है जो अभ्रक विक्रांत होता है, वो कैसा होता है, 8 किनारे वाला। तो इसके जो मिलेंगे, अगर आप तुम इसका डायग्राम देखो, इस तरह से 8 किनारे मिलते हैं इसके। ठीक है। 8 फलक या 8 पहलू वाला होता है षटकोण, जैसे हमारा षटकोण होता है ना, इस तरह से ये। तो इसके 8 पहलू होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भारी और चिकना होगा, और कैसा होगा, शुद्ध और मिश्रित वर्ण का होता है। तो जो हमारा विक्रांत होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है और मिश्रित वर्ण का देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम विक्रांत के भेद पढ़े तो विक्रांत के जो भेद हैं वो 7 कहे गए हैं। मतलब 7 टाइप का विक्रांत मिलता है। जैसे मैंने तुम्हें अभ्रक पढ़ाया था, तो अभ्रक में तुम्हें बताया था अभ्रक के कितने टाइप थे, मैंने बताया था 16 टाइप थे। ठीक है। कौन कौन से थे, तो पहला था पिनाक, 4 मुख्य थे। दूसरा नाग, तीसरा मंडूक, और चौथा था या मंडूर। ठीक है। और चौथा था हमारा वज्र। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था इसके भी 4 4 टाइप होते थे। पहला था श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण का, है ना। तो इसके भी 4 थे, इसके भी 4 थे, इस तरह से कितने थे, 16 थे। तो अब जो हमारा विक्रांत होता है उसके 7 भेद कहे गए हैं। कौन कौन सा है, पहला है कृष्ण, पीत, श्वेत, मरकत, रक्तवर्ण, नीलवर्ण और पारावत। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कृष्ण है वो देह सिद्धि कर, मतलब देह में, देह की जितनी भी सिद्धियां हैं, मतलब दोष वगैरह का निवारण करने के लिए कौन सा होता है, कृष्ण वर्ण का लिया जाता है। ठीक है। इसी तरह पित्त जो है, पीत वर्ण का, पित्त कर्म स्वर्ण निर्माण, तो ये किसके लिए किया जाता है, स्वर्ण के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा श्वेत वर्ण का है वो रजत के लिए। तो इससे पीत पित्त वर्ण से क्या होगा, पीले वाले से होगा हमारा स्वर्ण का निर्माण। ठीक है। और श्वेत वाले से क्या होगा, रजत का निर्माण। ठीक है। और जो हमारा कृष्ण वाला है इसको बनाते हैं हम रस औषधि के निर्माण में लेते हैं। ठीक है। जितनी भी रस औषधियां लेते हैं निर्माण में, तो हम कृष्ण वर्ण का विक्रांत यूज करते हैं। ठीक है।
इसके बाद है मरकत और रक्त वर्ण का। तो मरकत और रक्त वर्ण का कैसा है, सभी सिद्धि वाला होता है, ठीक है। और जो हमारा नील और पारावत है वो कैसा होता है, निष्फल या त्याज्य। तो अगर नील और पारावत की बात करें विक्रांत की, तो ऐसे विक्रांत को तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको याद करने की एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक है, केपी सर मार नहीं पाए, केपी सर, केपी नाम के सर थे जो मार नहीं पाए। तो के से हो जाएगा कृष्ण, पी से हो जाएगा पीत, तो कृष्ण वर्ण का हो गया, पीत वर्ण का हो गया। एसआई से हो जाएगा श्वेत, और आर से हो जाएगा रक्तवर्ण। तो कितने हो गए, चार वर्ण, चार प्रकार हो गए। इसके बाद हमारा है मार, मार से हो जाएगा मरकत वर्ण, और नी से हो जाएगा नील वर्ण, और पार से हो जाएगा पाए, पाए से हो जाएगा पारावत। तो हमारे जो व्यक्रांत है उसके कितने भेद हैं, 7 भेद है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। क्लियर है? मधिया क्लियर है? ठीक है ना, चलो। तो अब यहाँ पे तो अभी इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं, इसमें भेदी वगैरह पढ़ रहे हैं ना। तो रस रत्न समुच्चय ने क्या किया है, रस रत्न समुच्चय ने 8 भेद माने। तो देखो जहां पे भी तुम्हारा कोई डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि एक आचार्य ये कह रहा है, एक ग्रंथ ये कह रहा है, और एक ग्रंथ ये कह रहा है। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया कि रस आर्णव ने कितने माने, 7 माने, और रस रत्न समुच्चय ने कितने माने, 8 माने। तो यहाँ पे तुम्हें एमसीक्यू बनने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना हो जाती है कि एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाएगा। तो रस रत्न समुच्चय में याद रख लेना 8 माने हैं, और जो हमारा रस आर्णव है उन्होंने 7 माने हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो कैसे रहेंगे, जो रस आर्णव ने 7 माने वो सेम वही रहेंगे, और इन्होंने एक कुबेर वर्ड का एक्स्ट्रा माना है, ठीक है, कुरबर वर्ण का एक्स्ट्रा मान है, ठीक है। अब इसमें टाइप अगर बात करते हैं मॉडर्न के बेसिस पे, तो मॉडर्न के बेसिस पे जो हमारे टाइप होते हैं टॉर्मेलिन के, वो 3 टाइप होते हैं। पहला एल्कलाई, दूसरा मैग्नीशियम, और तीसरा आयरन। तो एल्कलाई के टॉर्मेलिन की बात की जाए, इसमें क्या होगा, Na, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्कलाई टॉर्मेलिन है या हमारा एल्कलाई विक्रांत है, तो उसमें क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, लिथियम मिलेगा। और जो हमारा मैग्नीशियम टॉर्मेलिन है, जिसमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। और जो हमारा आयरन टॉर्मेलिन है, उसमें आयरन मिलेगा और एल्यूमिनियम के कुछ एक्सट्रैक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि करंट टाइम में, तो करंट टाइम में वर्तमान समय में विक्रांत के 4 प्रकार के पाषाण खंडों का उपयोग देखा जाता है, ठीक है। तो 4 टाइप के यहाँ पे बताए हैं, जो पाषाण मतलब पत्थर जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके जो ओर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है टॉर्मलीन, ठीक है, दूसरा है फ्लोरोस्पेर, तीसरा है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड, और चौथा है हमारा रॉक क्रिस्टल, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्मलीन होता है, शोभा मणि भी कहा जाता है। तो टॉर्मलीन को याद कर लेना। जो विक्रांत है, ठीक है, विक्रांत जो है हमारा, उसको शोभा मणि के नाम से जानते हैं। तो एमसीक्यू यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि शोभा मणि किसको कहा गया है। तो शोभा मणि किसका नाम है, टॉर्मेलिन यानी कि विक्रांत का नाम है। अब बिहार में अभ्रक की खान से प्राप्त, तो अभ्रक की, जहाँ पे मैंने बताया था बिहार में अभ्रक देखने को मिलता है ना, प्राप्ति, जब मैंने पढ़ाई थी अभ्रक की, तो अभ्रक की खान से ही प्राप्त होता है। तथा बर्मा में, बर्मा में अगर देखें माणिक्य, तो माणिक्य क्या हमारा रत्न वर्ग में पढ़ेंगे। जब हम रत्न वर्ग पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा माणिक्य, मुक्ता, परवाल, ठीक है, ये सब रस द्रव्य उसमें आ जाते हैं। तो माणिक्य की खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभ्रक की भी खान से प्राप्त होता है, और माणिक्य की खान से भी इसका प्राप्ति बताइए। अब उपयोग कहाँ कहाँ पे इसको लेते हैं, तो ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमारा रत्न। तो देखो मैंने बताया था अभी, किस वर्ग में आया था ये, एक तो हमारा महारस में था, और रत्न उपरत्न वर्ग में था। तो रत्न किस लिए पहनते हैं, ग्रह को के प्रसन्न करने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया कि ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हम इसको धारण करते हैं, ठीक है। अब लोह आदि धातु को काटने के लिए मैंने बताया कितना शार्प होता है, कि लोह वगैरह को स्टार्टिंग में बताया था। और औषधि के रूप में क्या करते हैं, वज्र के अभाव पर, जो हमारा डायमंड है, तो ठीक है, तो जैसे डायमंड काटता है ना लोहे वगैरह को, तो ये डायमंड की प्रॉपर्टी अपने अंदर लिए रहता है। तो डायमंड की तरह जब अगर तुम्हें डायमंड नहीं मिलता, तो तुम्हें क्या यूज करते हो, विक्रांत यूज करते हो। जब मैंने तुम्हें रस शास्त्र में परिभाषा पढ़ाया था, ठीक है, परिभाषा मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने बताया था वज्र अभावे विक्रांत, वज्र अभावे विक्रांत। तो मैंने बताया था कि जब हमारा अभाव द्रव्य थे, तो अभाव द्रव्य में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वज्र नहीं प्रेजेंट है, तो वज्र की जगह पे क्या लेते हैं, विक्रांत लेते हैं। और मैंने बताया था स्वर्ण की जगह पे क्या लेते थे, स्वर्ण अभावे, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे क्या था, स्वर्ण अभावे क्या था, स्वर्ण माक्षिक, ठीक है, स्वर्ण माक्षिक।
ये पूछा जाता है कभी कभी। तो स्वर्ण की जगह पे क्या लेंगे, अगर स्वर्ण नहीं है तो स्वर्ण की जगह पे क्या ले लेंगे हम, स्वर्ण मार्कशीट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्वर्ण मार्कशीट स्वर्ण की प्रॉपर्टी लिए रहता है, ठीक है, थोड़ी बहुत। और इसी तरह जो हमारा वज्र है, वज्र की प्रॉपर्टी कौन लिए रहता है, हमारा विक्रांत लिए रहता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है। मधिया क्लियर? दीपाली? चलो ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दो पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया ना, कि एक तो अब वज्र का था, ठीक है, और एक था अभी मैंने बताया स्वर्ण। तो यहाँ पे लिख लो इसे, वज्र अभावे, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो क्या है, वज्र अभावे, वज्र के अभाव में क्या आएगा हमारा, विक्रांत, ठीक है। और जो हमारा स्वर्ण है, स्वर्ण के अभाव में, स्वर्ण अभावे क्या लेते हैं, स्वर्ण मार्कशीट। तो स्वर्ण मार्कशीट लेते हैं स्वर्ण की जगह पे, अगर स्वर्ण नहीं मिल पा रहा है, महंगा है। कोई भी रस औषधि बना रहे हो तुम, तुम्हें लगा कि भाई जो हम रस औषधि बना रहे हैं उसमें सोना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो सोने की जगह पे क्या ले लो, स्वर्ण मार्कशीट ले लो, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है वज्र नहीं आ सकता, भाई वज्र बहुत ज्यादा महंगा होगा, मतलब डायमंड बहुत ज्यादा महंगा है, तो उसकी जगह पे क्या डाल लो तुम, वैक्रांत बना लो, ठीक है। अब इसका जो शोधन है, मतलब किस तरह से इसकी शुद्धि की जाती है, वो क्या कहा गया है, कांजी या मूत्र या कुल्थ के कटे सोरस में, ठीक है, केले की जड़ का सोरस, या कोदो के क्वाथ, यवछार, सज्जी क्षार, टंकण, पंचलवण, इन सब को मिलाकर डोला यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि भाई तुम क्या करो, डोला यंत्र ले लो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा डोला यंत्र। अब इसमें क्या करो, या तो तुम इनमें से किसी का, या तो कांजी ले लो, या मूत्र ले लो, या कुल्थी सोरस ले लो, या केले के जड़ का सोरस ले लो, या कोदो का क्वाथ ले लो, मतलब लिक्विड में इनमें कोई भी एक लिक्विड ले लेना है। मान लो मैंने क्या लिया, केले की जड़ का सोरस, तो मैंने केले की जड़ का सोरस लिया और उसमें क्या डाला, यव क्षार डाल दिया, सज्जी क्षार डाल दिया, टंकर डाल दिया, पंचलवण डाल दिया, इन सब को इसके अंदर डाला। और क्या किया, जो मेरा वज्र था उसको इस पोटली में बांधकर डोला यंत्र में क्या किया, मैंने इसको हीट कर दिया, स्वेदन करा दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा जो विक्रांत है उसका शोधन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे विक्रांत का शोधन? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है विक्रांत का शोधन। चलो ठीक है। अब या तो यहाँ पे क्या कहा गया, या तो ऐसे करा लो, या केवल कुल्थी के क्वाथ जो है, कुल्थी के क्वाथ में 3 दिन स्वेदन, या तो ये सब द्रव्य ले लो इस डोला यंत्र में, या फिर सिंपल क्या ले लो, कुल्थी के क्वाथ में क्या करो, 3 दिन स्वेदन करा दो। तो 3 दिन स्वेदन कराने से जो है विक्रांत तुम्हारा शोधन हो जाता है विक्रांत का, ठीक है। तो यहाँ पे शोधन क्लियर हो गया सबके। अब विक्रांत का मारण, तो विक्रांत की भस्म कैसे बनाते हैं ना, मारण का मतलब क्या होता है, भस्म निर्माण करना। तो अब जो हमारा विक्रांत है, तुम उसकी भस्म बनाना चाहते हो, तो विक्रांत की भस्म कैसे बनाओगे, तो विक्रांत लो, ठीक है, और समभाग में गंधक ले लो। गंधक क्या होता है हमारा, सल्फर, ठीक है। तो समभाग में गंधक लो और विक्रांत लो। पहले तुमने एक, मान लो एक यूटेंसिल था, ये एक पात्र था, एक बर्तन था, इसमें तुमने क्या किया, गंधक मिलाया और विक्रांत मिलाया। और गंधक और विक्रांत का चूर्ण मिलाने के बाद क्या किया तुमने, नींबू का जो सरस है उससे मर्दन किया। इन तीनों को, मतलब पहले चूर्ण बनाया, चूर्ण में नींबू डाला, नींबू डाल के उसे अच्छे से मिला लिया, नींबू का सरस। अब इसका क्या कर लिया, चक्रिका, चक्रिका कहते हैं जैसे सोप जैसा है ना, सोप बताया था, सोप का निर्माण कर लिया, सोप जैसा। इसकी चक्रिका या टिकिया बना ली, एक टिकिया बना ली, ठीक है। तो टिकिया बनाने के बाद क्या करो, श्राव संपुट में कर दो, एक प्याला ऊपर, एक प्याला नीचे, एक प्याला ऊपर, ऊपर से क्या कर दो, इसके ऊपर मट्टी और कपड़े का लेप कर दो, कपड़ मट्टी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसे क्या कर दो, गजपुट दे दो। गजपुट में कितने, 1000 उपलों की अग्नि दे दो इसे। जब तुम 1000 उपलों की अग्नि दोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, विक्रांत की भस्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रांत भस्म समझ में आया सबके? क्लियर है? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो, किसी को पूछना है तो बताओ, ठीक है। तो गंधक लो, नींबू सरस के साथ मर्दन करो, इसकी टिकिया बनाओ, और टिकिया बनाने के बाद क्या करो, इसे 8 गजपुट दे दो, तो तुम्हारा जो विक्रांत है उसकी भस्म बन जाती है, ठीक है। अब विक्रांत की जो भस्म है उसके गुण क्या क्या होंगे, तो देखो विक्रांत की भस्म के क्या क्या गुण है, आयु को बढ़ाने वाला, बल और शरीर के वर्ण को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। अत्यंत विरश्य, विरश्य मतलब क्या होता है, रीजनरेशन, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस उसको इनहांस करता है। बुद्धि का वर्धन करता है, वात आदि दोषों का से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्याधि का नाश करने वाली होती है, और शरीर को लोह सदृश दृढ़ बनाने वाली होती है, लोहे के समान मजबूत बनाती है शरीर को हमारी विक्रांत की भस्म, ठीक है।
अब विक्रांत की भस्म का सेवन मात्रा कितनी बताई है? 1/24 रत्ती। एक रत्ती में कितना होता है? ठीक है, उसका 1/4, 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती तक इसकी मात्रा बताई है। अब विक्रांत का सत्वपातन, सत्वपातन मैंने तुम्हें बताया है, सत्व का मतलब होता है किसी भी मेटल का या किसी भी धातु का या किसी भी द्रव्य का जब हम प्योरेस्ट फॉर्म बाहर निकालते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है सत्वपातन। तो सत्वपातन में क्या करना है तुम्हें? गुड़, गुंजा, घृत, मधु और टंकड़, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे हैं मित्र पंचक, है ना। गुड़, घृत, गुंजा, मधु, टंकड़ या मित्र, या हमारे द्रावक गण है, 6 हैं तो द्रावक गण है। तो या तो तुम्हें द्रावक गण मतलब द्रावक गण के किसी भी औषधि, या तो गुड़ से या गुगलू से, घृत से, मधु से, गुंजा और टंकड़ के साथ क्या करना है? मर्दन करके, वही करना है, पहले इसकी मर्दन करना है, मिला लेना है, जो हमारा इसको विक्रांत है ना, तो विक्रांत को क्या करना है? हमें मिला लेना है, ठीक है। तो विक्रांत को इनके साथ मिलाकर क्या करना है? टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाकर क्या करना है? जो हमारा क्रिसिबल होता है, मूसा होता है इस तरह का, जो व्हाइट कलर का जो प्याला सा होता है, उसमें रखकर क्या करना है? 3 घंटे तक धमन कराने से, धमन मतलब क्या होता है? कोष्टी, मतलब अंगार कोष्टी क्या होती है? जैसे तुम्हारा देखा होगा ये इस तरह का जो लंबा सा भट्टी का चूल्हा जो होता है, ठीक है, जो लोहार वगैरह यूज करते हैं, इसमें रख दो, ठीक है, और उसमें हीट दे दो 3 घंटे तक, बहुत ज्यादा हीट दो। तो उससे क्या होगा? जो तुम्हारा प्योरेस्ट फॉर्म थी विक्रांत की, वो तुम्हें बाहर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, Mg4U, तो मैंने यहाँ पे मधु और G से 4 आ जाएगा, घृत, गुंजा, गुड़ और गुग्गुल। अगर तुम्हारे याद है, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मित्र पंचक क्या होता है, या मिश्रक गण, जब तुम यहाँ पे तुमने रस शास्त्र में परिभाषा पढ़ी है, पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था मित्र पंचक क्या होता है, द्रावक गण क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर है विक्रांत का सत्वपातन सबके? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो। मरिया क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसके योग फॉर्मुलेशन कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी? रत्न प्रभावटी, वसंत कुंभ सुमाकर रस, सूचिका ब्रह्म ब्रह रस, कांचनाभ रस और अपूर्व मालिनी वसंत रस, ठीक है। तो दो याद कर लेना कोई सी भी, जैसे हम ये तुम्हारे सिलेबस में वसंत कुसुमाकर रस, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। और एक याद कर लेना रत्न प्रभावटी, तो रत्न है तुम्हें पता है उपरत्न वर्ग में आता है, तो रत्न से ही याद कर लेना रत्न प्रभावटी। तो दो फॉर्मुलेशन याद कर लेना कोई भी, ठीक है। तो वसंत कुसुमाकर रस तो तुम्हारे सिलेबस में ही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे आरोग्यवर्धिनी गुटिका। ये बताओ तुम्हें विक्रांत सबको क्लियर हुआ? विक्रांत क्लियर है ना सबको? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है। चलो ठीक है। तो चलो रसशास्त्र में पेपर 2 में पढ़ेंगे कौन सा? आरोग्यवर्धिनी गुटिका, है ना। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आरोग्यवर्धिनी गुटिका। किसी भी इंटरनल असेसमेंट हो या तुम्हारे पे टर्म टेस्ट हो या फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, ये मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम्हें आरोग्यवर्धिनी गुटिका मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखो श्लोक तो किसी इतने लंबी लंबी श्लोक से श्लोक याद करने की किसी को जरूरत नहीं है। बस रेफरेंस अगर याद कर सको तो रेफरेंस याद कर लेना। ये क्या है हमारा AFI, ठीक है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इंडिया की बुक है, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे? तो इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तुम्हें लेना है पारद, गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, हरितकी, विविधकी, आम्लकी, शीलाजतु, गुगलू, चित्रक मूल, तिक्ता और नींबू वृक्ष का सोरस। तो पारद कितना लेना है? 1 भाग, गंधक 1 भाग, लोह तुम्हें लेनी है लोह भस्म 1 भाग, अभ्रक की भस्म लेनी है 1 भाग, हरित की लेनी है 2 भाग, विविध की लेनी है 2 भाग, आम्ल की 2 भाग, शीलाजतु 3 भाग, गुगुल 4 भाग, चित्रक मूल 4 भाग, तिक्ता 22 भाग और नींबू सोरस लेना है तुम्हें क्वांटिटी सफिशिएंट। मतलब देखो ये अगर मान लो तुमने पारद 10 ग्राम लिया तो गंधक भी 10 ग्राम लोगे, ठीक है, तो अभ्रक भी 10 ग्राम लोगे। लेकिन अगर हरित की विविध की वगैरह लेनी है तो इनको ट्वाइस कर दोगे, 20 ग्राम लोगे, ठीक है। और शीला जतु अगर ले रहे हो, शीला जी तो जो है उसको 30 ग्राम और गुग्गलू को 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 220 ग्राम, ठीक है। तो मतलब इतना तुम्हें लेना है कि अगर तुमने पारद 1 भाग लिया है तो तुम्हें तिक्ता 22 भाग लेना है। और नींबू सरस इतना लेना है जितनी तुम्हें जरूरत हो, मतलब इन सब को मर्दन करने के लिए जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतना तुम यहाँ पे नींबू सोरस ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें याद कैसे करना है हमारा,
जो हमारा पारद गंधक वगैरह है, तो मैं इसकी एक ट्रिक है, पागलशीला ने, PGAL, पागल से याद रखना है, पागल, ठीक है। तो पागल याद हो जाएगा, पागलशीला ने, तो पागलशीला ने तिक्त त्रिकटु, त्रिकटु कैसा होता है, तिक्त होता है, तिक्त त्रिकटु, एक सेकेंड, तिक्त त्रिकटु नींबू से चबाया, नींबू से चबाया। तो इस तरह से याद करना, पागलशीला ने तिक्त त्रिकटु नींबू से चबाया। तो देखो सारे द्रव्य तो याद होंगे नहीं तुम्हारे, लेकिन इसमें मेजोरिटी द्रव्य याद हो जाएंगे। जैसे पी से हो जाएगा पारद, जी, ठीक है, ए से हो जाएगा अभ्रक, और एल से हो जाएगा हमारा लौह भस्म, लौह भस्म, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पारद, गंधक, अभ्रक की भस्म हो गई और लौह की भस्म हो गई। शीला से हो जाएगा तुम्हारा शीलाजतु, ठीक है, शीलाजित। और तिक्त से हो जाएगा तुम्हारा तिक्ता, ठीक है। और त्रिकटु से क्या हो जाएगा, हरित की, विविध की, आम्ल की, ठीक है। और नींबू से क्या हो जाएगा, नींबू सोरस। और चबाया से हो जाएगा तुम्हारा चित्रकमूल, चबाया से क्या हो जाएगा, चित्रकमूल, ठीक है। और गुड़ तिक्त, यहाँ पे ऐसे याद कर लो, पागलशीला ने तिक्त त्रिकटु और गुड़, त्रिकटु और त्रिकटु और यहाँ पे कर लो त्रिकटु और गुग्गुल, त्रिकटु और गुग्गुल। तो त्रिकटु और गुग्गुल नींबू से चबाया। तो यहाँ पे क्या याद करोगे, बस तुम एक लाइन याद कर लेना, पागलशीला ने त्रिकटु और गुग्गुल क्या किया, नींबू से चबाया। तो पी से हो जाएगा पारद, जी से हो जाएगा गंधक, ए से हो जाएगा अभ्रक, एल से हो जाएगा लौह भस्म, ठीक है। और शीला से क्या हो जाएगा हमारा शीलाजतु, और तिक्त से हो जाएगा तिक्ता। त्रिकटु में कौन कौन से जाएगा, हरित की, विविध की और आम्ल की। त्रिकटु और गुग्गुल, गुग्गुल से हो जाएगा गुग्गुलु, और नींबू से हो जाएगा नींबू सोरस, और चबाया से हो जाएगा चित्रक, ठीक है। तो तुम इस तरह से याद करो, पागलशीला ने तिक्त त्रिकटु और गुग्गुल नींबू से चबाया। क्लियर हुआ सबके यहाँ पे ट्रिक है, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है ट्रिक, ठीक है, हो जाएगा याद। मरिया क्लियर हुआ ट्रिक, दीपाली क्लियर हुई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इस ट्रिक को तुम याद कर लेना। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कभी कभी तुमसे पूछ लेता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा इसका। एक सेकंड रुको, ये जूम शो नहीं हो रहा भाई, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, हमारी गुटी का कल्पना समान है। गुटी का कल्पना समान मतलब कैसे करोगे, देखो जब कहीं पे भी पारद और गंधक आ जाए, तो पारद और गंधक मिलाना, तो सिंपल पहले क्या करो, कजली बना लो, पारद और गंधक को मिलाओ। पारद और गंधक कैसा हो जाएगा, काजल जैसा हो जाएगा। पारद और गंधक को मिलाया, बाद में क्या करो, उसमें लौह, अभ्रक, हरित की, विविध की, इन सब की, सबको एक एक करके डाल दो, ठीक है, इन सबको एक एक करके डाल दो। और डालने के बाद क्या करो, इसको नींबू सोरस से मर्दन करके क्या बना लो, इसकी गुटिका बना लो, ठीक है। गुटिका क्या होती है, एक तरीके की टैबलेट्स ही होती हैं, लेकिन ठीक है, इनको चूसा जाता है गुटिकाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले पारद गंधक वगैरह, पारद और गंधक की कजली मिलाओ। फिर ये जो जितने भी द्रव्य, इनको सूक्ष्म चूर्ण बना के इसमें मिला के नींबू सोरस से मर्दन कर दो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, गुटिका बन जाएगी। तो जो इसकी कल्पना है सेम एज गुटिका कल्पना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे गुटिका बनाते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया। मात्रा को अगर देखो तो मात्रा कितनी है, 250 mg से 500 mg तक तुम दे सकते हो, ठीक है। अनुपान क्या बताया इसका, शहद, नींबू सोरस और जल बताया है, ठीक है। अब इसमें पथ्य 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 और पथ्य क्या कहा गया, ककरांटक वर्ग द्रव्य वर्जित, ठीक है। तो कंकरांटक वर्ग में देख लूंगा किसको कहते हैं, ये मेरे भी फिलहाल माइंड से स्किप हो रहा है, ठीक है। और सेवन काल बताया गया, BD मतलब 2 टाइम, प्रातः काल और सायकाल तुम इसको दे सकते हो। काल मर्यादा की अगर बात करें, काल मर्यादा में कहाँ कहाँ पे, अगर कुष्ठ रोगी है तो उसमें 1 मंडल अर्थात 48 दिन तक प्रयोग करें,
ठीक है। तो अगर काल मर्यादा का मतलब होता है कितने टाइम तक उसको देना है। मान लो एक पेशेंट है, तुमने कहा 1 महीने तक आपकी दवाई चलेगी, तो हो गई काल मर्यादा। तो अगर कोई कुष्ठ का रोगी है, कोई अगर लेप्रोसी का पेशेंट है, तो उस लेप्रोसी के पेशेंट में तुम एक मंडल मतलब 48 दिन तक क्या कराओ, तुम उसे आरोग्यवर्धिनी गुटिका का सेवन कराओ, ये कहा गया है। ठीक है। अब इसके चिकित्सा गुण क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे इसको तुम देते हो। तो पहला चिकित्सा गुण होता है जीर्ण ज्वर। अगर किसी को क्रॉनिक फीवर है तो उसमें दे सकते हो। ठीक है। मेद दोष, अगर किसी को मेद धातु है, मेदज विकार है, उसमें दे दो। अगर किसी का स्प्लीनो हेपेटोमेगालिया, ठीक है, लीवर बढ़ा हुआ है या यकृत के विकार हैं, तो उसमें तुम दे सकते हो। ठीक है। यकृत के कोई भी विकार है तो उसमें तुम दे सकते हो, लाइक तुम्हारा लीवर कायरोसिस हो गया, ठीक है, या फिर जितने भी तुम्हारे लीवर से रिलेटेड डिजीज हैं उसमें तुम दे सकते हो। अब इसका फार्मेकोडायनेमिक तो देखो, तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ है, रस पंचक लिखा हुआ है। रस पंचक नहीं पढ़ना तुम्हें, जो अंकित कुमार गुप्ता है उसमें रस पंचक दे रखा है कि रस पंचक बताओ। तो भाई फार्मेकोडायनेमिक जो पूछा है फार्मेकोडायनेमिक ही लिखो, और जो फार्मेकोकाइनेटिक पूछे वही लिखो। ठीक है। रस पंचक उसने पूछा ही नहीं एनसीएम ने, तो रस पंचक क्यों लिखना। तो यहाँ पे फार्मेकोडायनेमिक में देखो, सबसे पहले क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करता है हमारी बॉडी का। तो इसके अंदर जो हरित की, विविध की और जो आम्ल की है, ये क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन बन रहे हैं। ठीक है। तो उनको बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, जो टॉक्सिक हमारी बॉडी में ही नहीं है, तो हमारी बॉडी कैसी हो गई, डिटॉक्सिफाई हो गई, हमारी बॉडी प्यूरिफाई हो गई। एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इसके अंदर जो पारद है, जो हमारी मरकरी है और जो हमारी आम्लकी, तुम्हें मैंने आम्लकी भी पढ़ाया था, तो जब आम्लकी में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होती है आम्लकी। ठीक है। तो आम्लकी और पारद क्या करेंगे, इसके अंदर से जो इन्फ्लामेशन वगैरह है उसको कम कराएंगे। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इसके अंदर जो पारद है, पारद क्या है, पारद मेजोरिटी काम करता है। जहां पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, पारद अगर कहीं पे है, तो सारे काम करेगा भाई फार्माकोडायनामिक, अगर उसकी देखोगे। क्योंकि पारद ही क्या है, हमारा रसेंद्र, रसों का राजा है, सबका राजा है पारद। ठीक है। पारद और शुद्ध गंधक इसके अंदर जो है वो क्या करेगा, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट शो करेगा, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाता है। हेपेटो प्रोटेक्टिव, तो जो इसकी आरोग्यवर्धनी गुटिका है, तो वो क्या करती है, हमारे जो लीवर से ये फैक्टर्स हैं उसको इन्हांस करती है। ठीक है। तो लीवर डैमेजिंग फैक्टर को क्या करती है, डैमेजिंग फैक्टर को डिक्रीज करती है, सुपरेस करती है, और जो हमारा लीवर सेल है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करती है, और हमारे जो प्रोटेक्ट है लीवर को, उसको प्रोटेक्शन को इन्हांस करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है। इसी तरह मेटाबॉलिक रेगुलेशन, तो इसके अंदर एरंड और कट्टुकुमूल, ठीक है, हेल्प रेगुलेट, यहाँ पे एरंड नहीं आएगा, एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है। तो एरंड हमारा इसमें नहीं है। तो मेटाबॉलिक अगर देखो, तो मेटाबॉलिक की जगह पे क्या आ जाएगा, इसमें हमने क्या क्या डाला, देखो यहाँ पे त्रिकटु, तो त्रिकटु जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ाता है, तो यहाँ पे आएगा त्रिकटु। ठीक है। तो त्रिकटु जो है हमारा, त्रिकटु नहीं होते, त्रिफला होता है। ठीक है। जब से तुम लोग भी बोल नहीं रहे थे। ठीक है। हरित की विविध की आम्ल की, हरित की विविध की आम्ल की जो त्रिफला है। ठीक है। तो त्रिफला क्या करता है, हमारा रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, तो यहाँ पे त्रिफला कर लेना। ठीक है। तो हरित की विविध की आम्ल की कर लेना। ठीक है। पागल शीला ने तिक्त त्रिफला, ठीक है, तिक्त त्रिफला, और जो हमारा गुगुल है वो नींबू सरस से चबाया, ये कर लेना। ठीक है। तो त्रिकटु की जगह त्रिफला कर लेना, जब से तुम लोग भी नहीं बता रहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे इसकी फार्माकोडायनेमिक की देखो, तो फार्माकोडायनेमिक अगर देखोगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, जीआईटी से, है ना। कोई जो तुम ओरल डोज ले रहे हो, तो ओरल डोज वो कहाँ से जाएगी, जीआईटी से जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा उसका, ब्लड स्ट्रीम में होगा। ठीक है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लीवर, लीवर में ही सारी ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन कहाँ पे होगा, एक्सक्रीशन कहाँ पे होगा, किडनी क्या करेगी, इन फॉर्म ऑफ यूरिन निकाल देगी, और जीआईटी इन फॉर्म ऑफ फीसिस को बाहर निकाल देगी। रिसर्च अपडेट में देखो क्या है कि आरोग्यवर्धनी वटिका, वटी के ऊपर एक अपडेट लिखा गया था, जिसमें थियोरेटिकल एनालिसिस किया था संतोष पाल, जो एक पीजी स्कॉलर है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिसर्च अपडेट है। तो ये हमारा यहाँ पे आरोग्यवर्धनी गुटिका, यहाँ पे ये बताओ सबको क्लियर है, तो हैंड रेज कर दो। क्लियर हो सबको। ठीक है। त्रिफला की त्रिकटु की जगह त्रिफला कर लेना, बस ये थोड़ा मैंने चेंज करा है। ठीक है। जो ट्रिक थी उसमें क्या था, ट्रिक क्या हो जाएगी, ये, एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है भाई, चलो। जो ट्रिक है वो जाएगी, पागल शीला ने तिक्त त्रिफला, तिक्त त्रिफला और गुग्गुलू
नींबू सौरस से चबाया, नींबू से चबाया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारे यहाँ पे। नहीं, इसमें से एमसीक्यू नहीं आएंगे। रस पंचक के इसके एमसीक्यू आएंगे नहीं, जब तुमसे रस पंचक नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, तो तुमसे एमसीक्यू नहीं आते हैं। कभी नहीं आएंगे ना, कभी पूछा जाएगा। सिलेबस में ही नहीं है ये वाला तुम्हारा पॉइंट कि रस पंचक से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। भाई क्यों पूछे जाएंगे जब तुम्हारा रस पंचक सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, रस पंचक तुम्हें द्रव्य गुण में ही है, यहाँ पे ये द्रव्य गुण नहीं पढ़ा रहा हूँ। रस शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, और रस शास्त्र में तुम्हारे वहां पे रस पंचक किसी का पढ़ना ही नहीं है। रस पंचक जो तुम रस पंचक जो तुम्हारी अंकित कुमार गुप्ता है उसने रस पंचक दिया हुआ है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबका क्लियर है, हैंड रेस कर दो अगर सबका क्लियर हो गया तो। ठीक है, चलो, एक सेकेंड।